9th वाले लोग ध्यान देंगे इसमें। इसके पहले वाले क्लास में जो है हम गति के नियम के बारे में बता रहा था। गति का प्रथम नियम बता चुका हूं और जड़त्व के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसको जानिए। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यही हमारा नियम है। बात समझिए क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप एक चीज देखिए, फोर्स को F से इंडिकेट करते हैं। 9th वालों के लिए नया चीज मिल रहा होगा आप लोगों को, प्रोपोर्शनल, उसी को हिंदी में अनुक्रमानुपाती कहते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू, द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। पहला अक्षर m है इसलिए m से इंडिकेट करेंगे, और त्वरण को a से इंडिकेट करेंगे, एक्सेलरेशन होता है। अब दैट इंप्लाइज f इज इक्वल टू, जब इक्वल का चिन्ह लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बता दूं क्यों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी समझिए। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि 2 रुपए का एक पेन मिल रहा है, 4 रुपए का कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 6 रुपए कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। आप देखिए यहां पर 2 कांस्टेंट, 2 से गुणा हो रहा है। 1 2 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, देख रहे हैं ना? तो यहाँ प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से कोई कांस्टेंट हम मान लेंगे,
एम इंटू ए। एग्जाम्पल के लिए वो समझाया था। एफ इज इक्वल टू, जब लिखेंगे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एनी कांस्टेंट के इंटू एम इंटू ए। इफ अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन, एम इज इक्वल टू 1 kg and A is equal to 1 meter per second square. Then 1 is equal to K into 1 into 1. तो K is equal to 1 हो जाएगा। यहां इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। अब इस K का वैल्यू 1 में पुटिंग the value of K in equation first. ध्यान दीजिए, putting the value of K in equation first, that implies F is equal to K के स्थान पर 1 रखेंगे इंटू M के यहाँ पर एम है, इंटू ए है। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से हमारा परिभाषा निकलता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। यहां से क्या निकल रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो होगा वह क्या होगा? तो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? फिर से देखिए, क्या है नियम कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही नियम हमारा है। किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इनटू ए। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, इक्वल का चिन्ह लिखेंगे तो कोई भी कांस्टेंट को के से इंडिकेट करते हैं। यहाँ सी भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं। एम इंटू ए हो गया। अब इफ सपोज किया गया कि F बराबर 1 न्यूटन, ओके, न्यूटन कहां से आ गया अभी बताएंगे, घबराइए मत। और m द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं कि किलोग्राम होता है, त्वरण का जानते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो K का वैल्यू यहाँ 1 इक्वल टू K इंटू 1 रख देंगे तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब K का मान रखेंगे 1 तो F बराबर हो जाएगा 1 इंटू एम इंटू ए। F बराबर हो जाएगा MA। F इज इक्वल टू MA हो जाएगा। अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, मैं यहां पर यह प्रूफ करूंगा कि न्यूटन का दूसरा जो नियम है पहला नियम है, पहले नियम का ही चेंजिंग रूप है दूसरा नियम। देखिए दिखा रहा हूं कैसे, दिखा रहा हूं। इसमें नोट लिख देंगे आप लोग, नोट। नोट या रिमार्क लिख दीजिएगा इसको। वी नो दैट, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। क्लियर है? अब आप आइए कि इफ F is equal to 0, then अब यहां पर देखिए, एक पे यहां पर 0 भरिए,
तो दो चीजों का गुणनफल कब जीरो होता है? या तो दोनों जीरो होने तो कम से कम एक जीरो हो। अब आप बताइए कि m जीरो हो सकता है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का? इस दुनिया में कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जीरो हो? अब कहेंगे कि नया नया पार्टिकल आया है उसको गॉड पार्टिकल कह रहे हैं, ये सब अपवाद में नहीं जाइएगा। ऐसे एक्चुअल में यह डिफिनीशन है किसी पार्टिकल का, पार्टिकल वही होगा जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही थोड़ा ही हो। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए, वो मूल कण है, उसमें भी तो द्रव्यमान होते हैं, प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होते हैं और बहुत कम होते हैं, लेकिन उसमें होते हैं। इसका अर्थ है कि m नॉट इज इक्वल टू जीरो, m नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? a इज इक्वल टू जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल जीरो का मतलब है कि वहां एक्सेलरेशन जीरो है। मास जीरो नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होता है। यह बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मास कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या जीरो हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसीलिए एक परिभाषा यही बनता है कि त्वरण के प्रभाव को बल कहते हैं। बल की जो परिभाषा हम बता रहे थे उसी दिन बता रहे थे कि त्वरण के प्रभाव को बल कहते हैं। आप यह a इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण जीरो है, द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता। अब आप आइए, a का मतलब क्या होता है? त्वरण का परिभाषा क्या है? तो त्वरण का बताए थे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलिए। अरे भाई, डेल्टा v बाई डेल्टा t यही ना त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आप इतना नहीं समझना चाहते हैं तो इसी को आपको मैं शार्ट में बता दूं, इसी को dv बाई dt भी कहते हैं। अब आपके थोड़ा लेवल से ऊपर की बात आ गई यहां पर, जानिए कि क्या d बाई डी टी यहां पर भी है। अब आप पढ़ेंगे इंटर में डिफरेंशियल इंटीग्रल, तो डिफरेंशियल में नियम यह है, अवकलन में यह नियम है कि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन जीरो हो जाता है। डी बाई डी टी का मतलब अवकलन हो रहा है किसका? v का, तो जीरो है। इसका मतलब कि v कांस्टेंट है, दैट्स इंप्लाई v इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि कण का, यह पिंड का वेग नियम। थोड़ा लेवल उठ गया, जानिए 9th के लेवल से थोड़ा ऊपर का ये बात मैं बता रहा हूं, आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं कि पिंड का वेग नियत का मतलब क्या है कि वह समान वेग से गति करेगा। आपका क्या है नियम? आपने यही बताया है न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। यहाँ पर v इक्वल टू कांस्टेंट चाहे v इक्वल टू जीरो का मतलब यही हुआ कि वह विरामावस्था में है या एक समान वेग से गति कर रही है। वह एक समान वेग से गति करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न कार्य कर रहा। आपका यही नियम है ना, पहला नियम कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से किसी निश्चित दिशा में चल रही है तो वह उसी दिशा में उसी चाल से चलती ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। यही तो बात हमारा है उस चैप्टर में, ये क्या नाम है, प्रथम नियम में। तो आप बताइए कि यह जो द्वितीय नियम है प्रथम नियम का ही संशोधित रूप हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात आप यह कह सकते हैं कि द्वितीय नियम जो है प्रथम नियम का ही एक स्वरूप है। द्वितीय नियम क्या है? प्रथम नियम का ही एक स्वरूप है। क्लियर है इतना? आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप बताइए कि न्यूटन का दूसरा नियम प्रथम नियम का एक स्वरूप है, तो हाँ है।
कैसे? तो ये प्रूफ कर देंगे, कुछ करना नहीं है आपको इसमें। F बराबर m इंटू ए होता है, तो यदि बल कार्य न कर रहा यानी F बराबर 0, तो F के यहाँ पर 0 भर दीजिए, m इंटू ए हो गया। अब आप बताइए कि m तो 0 होगा नहीं, बट यहाँ लिख देंगे बट मैंने लेकिन चाहे परंतु m नॉट इक्वल टू 0, m 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा? a इक्वल टू 0। दो चीजों गुणनफल कब 0 होगा? 0 इंटू 0 तो 0 होगा, और चाहे 3 गुणे 0 होगा। मैंने दोनों में से वो 0 होना चाहिए, तभी 0 होगा। यह प्रॉपर्टी है। तो a इक्वल टू 0, a मतलब क्या होता है? तो डी बाई डी टी। त्वरण वाले में पढ़ते थे हम लोग को, त्वरण वाले में कि त्वरण का परिभाषा क्या है? त्वरण a इक्वल टू डी वी बाई डी टी या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी 0 हो जाता है, तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 और डेल्टा वी इक्वल टू 0 यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे? तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर 0, तो डेल्टा वी के जगह पर 0 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो। और डेल्टा वी कब 0 होगा? जब प्रारंभिक वेग वही हो, अंतिम वेग वही हो। इस प्रारंभ में 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग चल रहा है, अंत में भी 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग चलेगा, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। आप देखिए डेल्टा वी कितना 0 हो गया कि नहीं हो गया? आप ही बताइए कि हुआ कि नहीं हुआ? तो डेल्टा वी 0 कब होगा? जब एक समान वेग से गति करेगा तब। ये नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लेवल उठा दिए आपका। ये लेवल कहाँ पर जाएंगे तो मिलेगा? इंटर में। थोड़ा सा आप लोग सीखिए, नया चीज जानना जब चाहिए, ठीक ना। और जो लोग मान लीजिए केवल 9th के लेवल का चाहते हैं तो ये वाला नोट कर लेंगे, यहाँ वाला। और ये थोड़ा ऊपर का लेवल का है, आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे तो ऐसे मारेंगे धड़ाक से, बस में रहे ना। तो ये हो गया। अब आपका यह दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। अब है कि बल का मात्रा। देखिए बल का मात्रा क्या होता है। बल का मात्रा क्या होगा? यूनिट ऑफ फोर्स। बल का मात्रक देखिए, क्लियर। अब देखिए बल का मात्रक क्या है? तो F बराबर m इंटू ए होता है। तो पहला देखिए एम के पद्धति में 3 पद्धति होती है ना, एम के, सीजीएस और एफपीएस। तो चलता है 2 एगो, तीसरा का अंग्रेज गए तो लेते गए, तनी तनी चल रहा है एफपीएस। तो उसमें नहीं जानना है, चलिए जानिए, बता दे देंगे उसमें भी। देखिए एम के पद्धति में बल का मात्रक देखिए क्या होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बोलिए? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एम के पद्धति में बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन कहते हैं। कहाँ है? तो इसका खोज न्यूटन किया था, इसीलिए इसको न्यूटन भी कहते हैं। याद रहेगा। तो एम के पद्धति में बल का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। क्लियर रखना। एम के पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। अब चलिए सेकंड मात्रक, सीजीएस पद्धति। पद्धति में है बल का मात्रक। देखिए दिख रहा है कि नहीं भाई? देखिए हम बड़ा लिख रहे हैं। पद्धति
बल का मात्रक क्या होगा बोलिए? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सीजीएस में? ग्राम। इनटू त्वरण का सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं डाइन। अरे टोना करने वाली डाइन नहीं है, इसका मात्रक है डाइन। बस में रहे ना कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे डाइन भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे डाइन भी कहते हैं। अब तीसरा मात्रक देखिए, तीसरा मात्रक क्या है? अब देखिए एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंडर होता है। बात समझिएगा, ये नया चीज है आप लोगों के लिए। ठीक, एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? पाउंडर। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंडर होता है। क्लियर है? एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? पाउंडर होता है। अब चलिए, अब इसमें गुरुत्वीय मात्रक जानिए क्या होगा। एक गुरुत्वीय मात्रक होता है, इस पद्धति में लेंगे तो इसका हो जाएगा किलोग्राम भार। इस पद्धति में लेंगे तो ग्राम भार। ठीक, इसमें हो जाएगा किलोग्राम भार, इसका हो जाएगा ग्राम भार। इसका किलोग्राम भार हो जाएगा, इसका ग्राम भार हो जाएगा। क्लियर इतना? तो इनके पद्धति में जो गुरुत्वीय मात्रक होगा बल का, वो गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होगा, इसमें ग्राम भार हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे कि न्यूटन तथा डाइन में संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है न्यूटन तथा डाइन में संबंध। आप नोट करते चलिए कॉपी पर, न्यूटन तथा डाइन में संबंध। न्यूटन तथा डाइन में संबंध। देखिए न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है? अरे भाई टोना वाला डाइन नहीं है, ये एक न्यूटन किसको कहते हैं? तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं। ये ना कहते हैं 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। अब चलिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोग्राम में होगा 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10⁻²। अब कहेंगे कहां से लिख रहे हैं? तो जानिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। जाते हैं दुकान पर कहते हैं 1 किलो चीनी दीजिए, तो क्या कहता है? 1000 ग्राम चीनी दे देता है। 1000 ग्राम माने कि 10, 1 पर 3 जीरो,
तो उसको 10 के घात 3 मीटर। 1 मीटर में कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, तो 10 के घात 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे आप 3 2 5 हो जाएगा। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतना हो गया। आप देखिए 10 to the power 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डाइन कर। तो आपका 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 के घात 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 10 to the power 5 डाइन। आपका सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया। अब है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है उसको जानिए। न्यूटन थर्ड लॉ देखिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ है हमारा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार कहेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी आपसे पूछेगा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए एग्जाम्पल जानिए इसमें। देखिए इसका है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब कहेंगे F12 क्या है, तो 2 पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि दोनों पास पास सट्टे हैं, 1 है 2 है। 1 पर 2 द्वारा अप्लाइड फोर्स F1 और 2 पर 1 द्वारा अप्लाइड फोर्स है F21। 2 पर अप्लाइड फोर्स है किसके द्वारा? 1 द्वारा F21। और यहाँ पर क्या है? 1 पर 2 के द्वारा अप्लाइड फोर्स है। बात समझिएगा, 1 2 मैंने किस पर आरोपित हो रहा है? 1 पर। किसके द्वारा? तो 2 द्वारा। जिस पर आरोपित होगा पहले होगा और जिसके द्वारा हो बाद में। क्लियर है? आपको देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है। नाव पर चढ़े होंगे और नाव से जब उतरते हैं आप, तो जैसे ही आप पैर के छलांग आगे लगाते हैं तो नाव पीछे कूद के सकती है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। आप एग्जाम्पल है वो बात सुनिए। किसी को गाली देकर देखिए, क्या आपको गाली देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यही तो क्रिया प्रतिक्रिया है। क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगा, और यदि यह नहीं रहेगा तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा। जैसे मानिए कि हम खड़े हैं, हमारा भार नीचे काम कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए, हमारे भार को रोकने के लिए एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की हो, तभी हम खड़े हैं यहाँ पर पृथ्वी पर। यदि केवल मेरा भार नीचे काम करता तो हम लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऊपर काम करता ही नहीं। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ है। एवरी एक्शन इक्वल टू एवरी रिएक्शन। आप हाथ से फायरिंग करते हैं, हाथ से फायरिंग कर रहे हैं, बंदूक से फायरिंग करते हैं। फायरिंग करते हैं तो जब गोली निकलती है जिस संवेग से आगे, उसी संवेग से पीछे बंदूक आपकी हटती है। इसीलिए बंदूक चलाने वाले को सलाह दी जाती है कि सीने से सटा करके बंदूक से फायरिंग न करें। कैसे करें? तो उसको यहाँ पर रख करके फायरिंग करते हैं, ताकि जब संवेग लगेगा तो आगे पीछे को आदमी झटका मतलब मिलेगा। और नहीं तो ऐसा होगा, यदि आप सामने से ऐसे रख के करेंगे तो जब बंदूक पीछे हटेगी तो आपके सीने पर धक्का लगेगा, चोट लग जाएगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है जो गोली फायरिंग करते हैं तो इस तरह से करना चाहिए। टाइम कितना है? हाँ, तो अब देखिए, अब अगला जो है हम अगले क्लास में बताएंगे आप लोगों को। एक बात देखिए भाई, 9th वाले लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, देख रहे हैं मैं एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर आप लोगों से भाई मुलाकात होगी, ठीक ना। और आप लोग जो है सभी लोग क्या करें कि सब्सक्राइब का चैनल जरूर दबा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक ना। क्योंकि आपके बिना यह चैनल अधूरा हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और तब लाभ लीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, और आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर, और ऐसा जो पढ़े नहीं होंगे आप इतना ढंग से देख रहे हैं, फिजिक्स में बता रहा हूँ, उसी तरह से आपको मैथ भी प्रोवाइड करूंगा। आप बढ़िया से करिए और ध्यान दीजिए, सभी लोग जो है मेहनत करें और स्वस्थ रहें।